हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। मैं आपके लिए एक बार फिर से हाजिर हूं। PCS मुख्य परीक्षा 2019 के लिए कितना तैयार हैं आप खुद को जांचें विथ SCS EDU पॉइंट सेगमेंट का 19वां सेशन लेकर। तो आज के इस सेशन में हम लोग पुनः 5 प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके लिए मुख्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप इन प्रश्नों का अवलोकन करें और इसका उत्तर विस्तारपूर्वक लिखें, जिससे आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी पुख्ता हो सके और आप मुख्य परीक्षा में बैठते समय कॉन्फिडेंस के साथ अपने उत्तर को लिख सकें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का हमारा जो पहला सवाल है, चुनाव आयोग की संरचना को स्पष्ट करते हुए उसके अधिकारों और कार्यों की व्याख्या करें। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे गणतंत्र भारत में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग की संरचना की बात कही गई है। यह आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को संपन्न कराता है। तो आपको चुनाव आयोग की संरचना को स्पष्ट करना है। किस प्रकार की संरचना है, एकल है, कितने लोग, कौन इसका अध्यक्ष होता है, कितने सदस्य होते हैं, आपको ये भी बताना है कब एक सदस्य था, कब 3 सदस्य हुआ, फिर कब एक सदस्य हुआ, फिर कब 3 सदस्य हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके अधिकार क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं, आपको इसकी व्याख्या विस्तार पूर्वक करनी है। तो आप इसको सही तरीके से लिख सकते हैं। इसके लिए आप किसी संविधान विशेषज्ञ की पुस्तक का भी अवलोकन कर सकते हैं। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओजोन क्या है? ओजोन क्षरण करने वाले कारकों को स्पष्ट करते हुए इसे रोकने के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले सभी प्रयासों को जो किए जा रहे हैं, इनकी समीक्षा करनी है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जब ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलते हैं तब ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन हमारे वायुमंडल में, समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओजोन परत का क्षरण करने वाले जो कारक हैं उनको स्पष्ट करना है। उसके बाद इस क्षरण को रोकने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों की आपको समीक्षा भी विस्तार पूर्वक करनी है। ठीक है, तो आप इसका आंसर सही तरीके से लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया को स्पष्ट करते हुए इसके प्रभावों का मूल्यांकन करें। तो सबसे पहले तो आपको ज्वालामुखी की परिभाषा लिखनी है कि ज्वालामुखी क्या है, फिर ज्वालामुखी क्रिया क्या है, इसको स्पष्ट करना है। इसके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, आपको इसका भी विस्तार पूर्वक वर्णन इस सवाल में करना है। तो इसको आप अच्छे तरीके से लिखिएगा। किसी पुस्तक की मदद ले सकते हैं आप इसके लिए। हम लोग अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, आर्थिक समानता के लिए गांधी के दृष्टिशील का सिद्धांत का वर्तमान में भी प्रासंगिक है, चर्चा करें। तो यह सवाल आपके लिए एथिक्स से संबंधित है। आप इसका आंसर किसी लेख को देखकर विस्तार पूर्वक लिख लीजिएगा। यह आपके लिए सवाल में गांधी जी से रिलेटेड है, इसलिए यह आपके लिए मुख्य परीक्षा में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति इसके अल्प विकास का कारण है, विश्लेषण करें। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, कभी कभी ऐसे भी तर्क दिए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की नहीं है कि यहाँ पर कोई वैश्विक कार्य हो सके, इसलिए इसका विकास कम होता है। इसीलिए आपको इसका विश्लेषण करना है कि क्या यह कथन सही है या यह कथन गलत है। तो आप इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि लॉकडाउन धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है, इसीलिए आपकी परीक्षा का समय समझ लीजिए नज़दीक ही आ रहा है। जैसे ही लॉकडाउन हटेगा आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, इसलिए आप अपनी तैयारी तेज़ कर दीजिए। आप जितनी देर पढ़ते हैं अपने सर टाइम को बढ़ाइए।
समय को बढ़ाइए, समझ को बढ़ाइए और तैयारी में और मन से लग जाइए, जिससे आप मुख्य परीक्षा में बैठते समय कॉन्फिडेंस में हो। हाँ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में ना हो, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी हमारे लिए खतरा हो सकता है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।